देश के प्रधानमंत्री बाइडेन से मिलने जाते हैं, वहाँ पर गांधी गांधी करते हैं और हिंदुस्तान में गोडसे गोडसे करते हैं। साहब, ये डबल मुंह की राजनीति बंद करनी होगी। यहाँ पर महात्मा गांधी जी का नारा चला था और उनका ही नारा हो सकता है कि कहीं ना कहीं एडिट वेडिट करके ये सब चुनाव की जुमले हैं, चुनाव में कहीं ना कहीं बात घुमाई जाती है, नेताओं के मुंह में ज़बरदस्ती बातें घुसाई जाती हैं और इसे कंट्रोवर्शियल किया जाता है। नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल पे काफ़ी जाना माना चेहरा जो पहले AIMIM के साथ जुड़े हुए थे और जब पिछली बार हमने इनका इंटरव्यू किया था तो ये कांग्रेस के नेता थे, लेकिन अब जो इंटरव्यू इनका कर रहे हैं तो अब ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। चर्चित वकील भी हैं महाराष्ट्र हाई कोर्ट के, मुंबई हाई कोर्ट के। हम इनसे बात करेंगे कि क्या वजह रही जो इनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो है समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है और उसकी वजह से एक स्वार्थ के तौर पर ये एकदम से समाजवादी पार्टी का रुख किया, और क्या वजह रही हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या वजह रही है आपकी कांग्रेस पार्टी छोड़ने की? क्या नाराज़गी रही कांग्रेस पार्टी से कि आप काम नहीं हो पाए पूरी तरह से, या फिर आपको लगा कि फ्यूचर जो है समाजवादी का वो ब्राइट है तो इस वजह से इसका रुख कर लिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने समाजवादी में जो प्रवेश किया है वो ये देख के किया है कि माननीय श्री अबू हासिम जी जो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं और गवंडी से आमदार हैं और काफ़ी वक्त से वो एक ऐसा अकेला मुजाहिद लीडर है जो दिनों रात लोगों के लिए लड़ता है, मेहनत करता है और लोगों के लिए हक की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस में काफ़ी दिन से हूँ, मेरी कांग्रेस में हायर लेवल से कोई नाराज़गी नहीं थी, लेकिन जो निचले स्तर के हैं, जो स्टेट लेवल के हैं, जो मुंबई प्रदेश के हैं, वो लोग पता नहीं उन्हें अंदर से ईगो प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये एक मुस्लिम चेहरा है तो इसे इग्नोर किया जाए, ये एक अच्छा वकील है, अच्छा बोलता है, इसे काट दिया जाए, ये अगर टिकट की बात करें इसे साइडलाइन कर दी जाए, ये पोस्ट की बात करें तो इन्हें पीछे के रास्ते पे घुमा दिया जाए। मतलब चल क्या रहा है? आप लोग स्टेट केंद्र में सेंट्रल लेवल पर ये बात करते हो कि हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हमारे वहाँ कहते थे ना पहले राजा का बेटा ही राजा होगा, अब ऐसा नहीं हो रहा है। राजा का बेटा नहीं, अब तो फ़कीर का बेटा भी राजा बनना चाहिए, उसे भी हक है। हिस्सेदारी की बात आ रही है, 50% आरक्षण की बात आ रही है। तो आप लोग जो मतलब बोलते हो चैनल पे तो उसे करके तो दिखाइए कि ये सही है, गलत है। आज कितने लोग हैं, मैं एक अकेला नहीं हूँ। और सच बात कहना चाहता हूँ, मुझे पार्टियों से कोई इतना लगाव नहीं है कि मैं ये छोड़ूं ये पकड़ूं। मेरा मकसद है कि मेरे समाज के लोग जो मुझ पे भरोसा करते हैं, जिनके थ्रू मैं पार्टी में ज्वाइंट होता हूँ, अगर उनके ही काम ना हो, अगर मुझे ही इग्नोर किया जाए तो उनके साथ क्या दुर्दशा होगी, ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी वक्त से। मैंने ये हायर कमांड को लेटर भी लिखा, राहुल गांधी जी को ट्वीट भी किया है, इससे पहले 2 से 3 बार वीडियो भी बनाए हैं कि पार्टी में जो है सही नहीं चल रहा है। इसकी वजह से अगर मेरे लिए बहुत सारे सोशलिस्ट ने राहुल जी को ट्वीट किया है कि अगर इसी तरह चला, इसी तरह अच्छे लड़के, पढ़े लिखे लड़के अगर छोड़ के पार्टी जाएंगे तो ये याद रख लेना, इससे बुरी दुर्दशा होने की मतलब मुमकिन है, हो सकता है। अभी आप संभाल लीजिए, वरना इससे आगे हाथ से ये बात निकल जाएगी। अच्छा, आपने अबू आसिम आज़मी का जिक्र किया, और जब संभल में अभी आसिम आज़मी आए उत्तर प्रदेश का, जब उन्होंने रुख किया तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर वो कंट्रोवर्शियल होगा। जिस तरह से उन्होंने बयान दिए कि मुस्लिम क़यादत जिसे करन बनानी है वो पाकिस्तान जाए, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। इस पर जो दूसरे लोग थे उनको अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करने लगे, गद्दार करार देने लगे। तो फिर आपको क्या लगता है कि उनका बयान सही था और इसके बाद आपने फिर पार्टी ज्वाइन कर ली? क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि मुसलमान नेता नहीं बन सकता? अगर मुसलमान को नेता बनना है तो क्या पाकिस्तान जाना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने वो स्टेटमेंट देखा होगा, मैंने भी बाद में सुना, वहाँ पर जिसे अपना नेता चाहिए जी, तो वो अपना नेता इन द सेंस, उन्होंने ये नहीं कहा मुस्लिम नेता, हिंदू नेता, दलित नेता या कोई और कम्युनिटी का नेता, उन्होंने जिसे अपना नेता, मतलब देखिए सबसे पहली बात, कानून गवाह है, इतिहास गवाह है, माइनॉरिटीज़ 17% है, ठीक है, 17% है। मैं मानता हूँ इनका वोट मायने रखता है। जहाँ मतलब
पलट कर लें, रुख कर लें, वहाँ की सरकार बनने में एक अहम भूमिका होती है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, या फिर ये तो नहीं हम प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए मेरी बात समझिए, हिंदुस्तान में अगर हम रह रहे हैं ना, तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले लोग हैं। तो हमें हिंदुओं से भी उतना प्यार है, मुसलमानों से भी उतना प्यार है, दलितों से, सभी कम्युनिटी से प्यार है। तो वो संविधान ही तो कह रहा है कि संविधान ही तो कह रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इसमें धर्म क्या देखना फिर? मैंने कहा क्या आपको 17% से आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जी बिल्कुल। 17% एज अ मुस्लिम तो प्रधानमंत्री बना जा सकता है ना। वो अगर सभी संगठित दल युति करें और अगर वो एक दल में एक सहमति हो, उस कमेटी में जो रिजोल्यूशन कमेटी होती है उसमें एक रिजोल्यूशन पास होता है कि अगर वो पास हो और वो कद्दावर नेता हो, वो पढ़ा लिखा हो, वो समाज की बात करने वाला हो, वो सभी धर्म को लेके चलने वाला हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी की बात ना करे, तो वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। क्योंकि एक कम्युनिटी, जब देश आज़ाद हुआ था तो मेरे भाई आपको भी पता है, इस देश की आज़ादी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी कुर्बानी दी, महात्मा गांधी जी ने कुर्बानी दी, रानी लक्ष्मीबाई ने कुर्बानी दी, भगत सिंह ने कुर्बानी दी, अशफाकुल्ला खान ने कुर्बानी दी, अकबर पठान ने कुर्बानी, बहुत लोग थे। आज अगर जिन्हें शक है मुसलमानों की राजनीति पर और कि किसी तरह पे उन्हें हक की बात पे जो ये दबाने की कोशिश करते हैं, वो इंडिया गेट चले जाएं। 60% ऐसे मुसलमान माइनॉरिटी के लोग हैं जिन्होंने आज़ादी में अपना मतलब अपना योगदान दिया। तो बात ये नहीं है मुसलमान फ़क्र से बने जो भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, लेकिन बशर्ते वो संविधान पे चलने वाला हो, लोगों को एकत्र एक नज़र से देखने वाला हो, सभी समाज को एक साथ लेके चलने वाला हो सकता है कि कहीं ना कहीं एडिट करके ये सब चुनाव की जुमले हैं, चुनाव में कहीं ना कहीं बात घुमाई जाती है, नेताओं के मुंह में ज़बरदस्ती बातें घुसाई जाती हैं और इसे कंट्रोवर्शियल किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद कहीं ना कहीं लोगों को जो गैर समझ हुई है आप अपनी दिमाग से निकाल दीजिए। हम आपके साथ सदैव हैं, सदैव खड़े रहेंगे उन संघियों के खिलाफ जो देश तोड़ने की बात करते हैं। हम संविधान की बात करेंगे, संविधान पे आपको उच्च न्यायालय से हम हक दिलाएंगे। जिस तरह से आज राजनीति चल रही है, हम कदापि ऐसी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे लखीमपुर खीरी की एक घटना हुई, उस घटना में आपने देखी होगी, वीडियो भी आई थी, तो किसानों को कुचलकर एक गाड़ी निकलती है जिसमें 8 किसानों की 4 की तभी मौत हो जाती है और 4 की थोड़े दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो जाती है। उसके बाद कोई ख़ास असर नहीं पड़ता पार्टी पर, ना ही मतलब उस केंद्रीय मंत्री से इस्तीफ़ा मांगा जाता है, ना उन्होंने अभी तक इस्तीफ़ा दिया है, और ना ही कोई ख़ास कार्रवाई होती है। तो इसको क्या समझेंगे? क्या लॉ कमज़ोर हो रहा है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहली बात तो सत्ता का जब नशा चढ़ता है ना, तो इंसान हवा में रहता है, उसे ये लगता है मेरे सिवा कोई नहीं है, ये गरीब जनता है, इन्हें मार दो, कुचल दो, काट दो, गोलियों से मार दो, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये याद रख लीजिए, ये संविधान हिंदुस्तान में है, ये आर्टिकल 14 भी हवाला देता है कि हमें सभी को एक साथ लेके, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने का अधिकार है। एक धर्म पे, एक लोगों पे आप टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हवा में है, उसके जो विचारधारा है, उसके जो ये पाले हुए नन्हे बुढ़ने बच्चे हैं जो संघ के नाम पे देश में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अन्नदाता भगवान और अल्लाह के मतलब ऐसे लोग हैं जो बेचारे हमें अनाज देते हैं, अन्न देते हैं खाने को। हमारे जब अन्न खाया जाता है तो उसमें तो हिंदू मुसलमान कहीं लिखा हुआ नहीं रहता, सभी वो अन्न खाते हैं, किसके खेत से आ रहा है, क्या आ रहा है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर होकर जो राज्य मंत्री हैं मिश्रा, कि उनके बेटे ने इस तरह से हरकत की और किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदा, पुलिस का शर्मसार रवैया सामने आया। ऐसे मर्डरिस्ट को सबसे पहले एक्यूज था वो, उसे अरेस्ट करना चाहिए था। उसके घर जाके बड़ी प्यार से एक लव लेटर चुपकाया जा रहा है, समन्स दिया जा रहा है, आप पुलिस स्टेशन आइए, आपसे हम सवाल करेंगे। अरे भैया, 8 लोगों को मारा है, क्या सवाल करोगे? उठाओ और जेल में डालो, आरोपी है, कत्ल किया है, मुजरिम है। एक नज़र से सभी आरोपी को देखना होगा, नहीं तो याद रख लीजिए, संविधान की रक्षा जो कर रहे हैं, संविधान खतरे में है, हमें एक होना होगा।
एक नहीं होगे तो ऐसी ताकतें और बढ़ेंगी। हाथरस ले लीजिए, कहीं ना कहीं इस तरह लखीमपुर खीरी ले लीजिए, किसान अन्नदाता 1 साल पे सड़कों पर गुहार लगा रहा है, कानून कैंसिल कीजिए, ये कानून रद्द कीजिए, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रेंग रही। आपने देख लिया इसका असर अमेरिका में हुआ। देश के प्रधानमंत्री बाइडेन से मिलने जाते हैं, वहाँ पर गांधी गांधी करते हैं और हिंदुस्तान में गोडसे गोडसे करते हैं। साहब ये डबल मुंह की राजनीति बंद करनी होगी। यहाँ पर महात्मा गांधी जी का नारा चला था और उनका ही नारा चलेगा, देश में दूसरा कोई नारा नहीं चलेगा। महात्मा गांधी जी ने आज़ाद कराया था, हम उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, खड़े रहेंगे। ना ही हमने कभी गोडसे को माना, ना कभी मानेंगे। हम महात्मा गांधी के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। एक आखिरी सवाल कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जब से शुरू हुई है, इलेक्शन आने शुरू हुए हैं, जैसे हर साल हर बार हर इलेक्शन में नए नए लफ्ज़ों का निर्माण होता है ना, जैसे कोलकाता के बंगाल के इलेक्शन में हुआ था दीदी ओ दीदी खेला हो बे, इस तरह के। अब कैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है अब्बा जान चचा जान, है नी, एक रोज़ मिटा देंगे हम उर्दू को जहाँ से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही थी। तो ये उर्दू के लफ्ज़ आने लगे अब अब्बा जान चचा जान। तो फिर ये क्या चीज़ है, ये अब्बा जान चचा जान से क्या समझते हैं, मतलब कि ऐसे लफ्ज़ आने चाहिए कि वो ओवैसी जो हैं बीजेपी के चचा जान हैं और अब्बा जान हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को बहुत मिल रही है। इससे मुद्दों से हटकर अब्बा जान चचा जान की बात क्यों है? देखो, मुद्दों से हटाया भटकाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के मुद्दे को दबाने मतलब अडानी पोर्ट पे जो 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, उसे नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया कोई कवर नहीं कर रहा है, उसे दबा दिया गया। शाहरुख खान के बेटे को न्यूज़ में ला दिया गया, जबकि इन्वेस्टिगेशन में उसके पास कोई ड्रग्स नहीं पाई गई, ना वो खाते हुए पकड़ा गया, सिर्फ शाहरुख खान नाम है उसके पीछे, तो भैया उसे अरेस्ट किया गया। ठीक है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है, जुडिशरी पे भरोसा है, बेल उसे ज़रूर होगी, लेकिन उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, उनके बच्चे थे, उन्हें क्यों छोड़ दिया इन्वेस्टिगेशन में, ये भी हमारा सवाल है। दूसरी बात, अब्बा जान चचा जान, उत्तर प्रदेश का चुनाव आते ही सबको अब्बा जान, अम्मी जान, चाचा जान, ताऊ जान याद आने लगे हैं। 2014 से पहले अब्बा जान कहाँ थे? आज 2021 में इतनी लाशें गिर रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, लव जिहाद के नाम पे मारा जा रहा है, बीफ बैंड के नाम पे मारा जा रहा है और धड़ल्लों से मारा जा रहा है, कोर्ट प्रणाली के ऊपर निशाने लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है कोर्ट के ऊपर, वहाँ पर संघी अपने झंडे लहरा रहे हैं। तो कहाँ थे अब्बा जान? आज आप 100 सीट की मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये सवालिया निशान तो आप पे बनता है कि उत्तर प्रदेश पे 100 सीट मांग रहे हैं, तेलंगाना में जहां आपका गढ़ है वहां पर आप 7 सीट पे चुप हो जाते हैं। तो ज़रूर ये एक सवालिया निशान है। क्या 100 सीट बड़ी है, आपका गढ़ छोटा है? इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश में उतर के अब्बा जान चाचा जान की राजनीति करना चाहते हैं? करिए, संविधान में सभी को अधिकार है, लेकिन लोगों के सामने स्पष्ट कीजिए कि चचा जान अब्बा जान को उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अब क्यों प्रेम आया, इससे पहले क्यों प्रेम नहीं था? लोगों को लॉकडाउन में इतने गरीबों को मारा गया, क्यों दर्द नहीं आया अब्बा जान चचा जान को? आज जब राजनीति मतलब परे है और 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, तो अब्बा जान चचा जान अम्मी जान, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरी अम्मी जान कहती थी, एक पिक्चर का डायलॉग है कि बेटा कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो ये बात सही कर दी, ये धंधा है और धंधा है लेकिन गंदा है। यहाँ पर गेम चल रहा है, कुछ ना कुछ जो भी आपको होगा रिजल्ट। उत्तर प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और ना ही वो हिंदुओं के झांसे में आएंगे ना मुसलमानों के, वो सेकुलर है। हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलर है, वो सेकुलरवाद की बात करता है, पढ़े लिखों की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, खाने पीने की बात करेगा, अपने लोगों को न्याय हक की बात करेगा। लेकिन अब्बा जान और चाचा जान की राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव है। आपने देखा ममता दीदी ने खेला हो बे ऐसा खेला कराया, उस अकेली महिला ने पूरी भारतीय जनता पार्टी खेला हो बे किताब साफ हो गई पश्चिम बंगाल में। अब उत्तर प्रदेश में खेला नहीं होगा, लेकिन चचा जान से ये कहना चाहेंगे कि साहब आप अपनी भूमिका स्पष्ट करें और बताएं कि 100 सीट पे लड़ेंगे साहब, ये दावेदारी है या हिस्सेदारी है या फिर कुछ और है साहब?
तो ये हमारे साथ थे शान इलाही तुर्की एडवोकेट, और इन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला और इशारों इशारों में AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। और इन्होंने जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उस पर भी बहुत अच्छी तरह से बात की। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में की राजनीति में क्या उथल पुथल होती है और कौन विराजमान होता है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।